चुनाव आने से पहले देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें आ रही हैं और यह खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर मराठा आंदोलन की आग बहुत तेज होती जा रही है। मराठा आंदोलन के लिए आंदोलनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार वो सरकार से अपनी मांगों को मानने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो चर्चा का केंद्र बन गया है। मराठा आंदोलन की आग में अब महाराष्ट्र सुलग रहा है, वहां पर आगजनी हुई है। एक विधायक के घर तक भी इस आग की लपटें पहुंची हैं और इसके साथ मराठा आंदोलन की आग अब तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ती चली जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव नाउ। मराठा आंदोलन के साथ ही बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें ईडी का बुलावा आया है। इसके साथ ही बात होगी केरल बम ब्लास्ट की। इसके अलावा बात की जाएगी इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी युद्ध की, कि आखिर हमास के ऊपर कितना बड़ा अटैक किया है। लेकिन उससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मराठा आरक्षण के आंदोलन की आग में जल रहा है महाराष्ट्र। आंदोलनकारियों ने कई जगह कई आगजनी, सरकार को चेताया। केरल बम ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। अब तक केरल सीरियल ब्लास्ट में हुई 3 लोगों की मौत। इजराइल का लगातार गाजा पट्टी में हमला जारी। गाजा में हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली झंडा भी फहराया गया। और शराब घोटाले की आंच पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को बुलाया। तो चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं मराठा आंदोलन की। मराठा आंदोलन की आग बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है और मराठा आंदोलन की आग में अब महाराष्ट्र पूरे तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मराठा आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन किया, आगजनी की, और इस आगजनी के बाद जो वहाँ पर हालात है वो हालात सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। इधर शिंदे सरकार ने इस पूरे मामले पर एक अध्यादेश लाने की बात कही है। शिंदे सरकार ने कहा है कि उस पूरे मामले पर अध्यादेश लेकर आएगी, लेकिन सवाल यह है कि भाई ये मराठा आंदोलन और उसकी आग इतनी तेजी से क्यों बढ़ती चली गई। ये मराठा आंदोलन अब उग्र हो गया है। सोमवार को भीड़ ने पूर्व मंत्री और 2 विधायकों के आवास और कार्यालय में आगजनी कर दी। इसके बाद भीड़ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। सरकार ने पुलिस को अलर्ट कर दिया और संवेदनशील जगहों पर कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। भीड़ में सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में भी तोड़फोड़ की गई और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री कार्यालयों को भी आग के हवाले कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर यह है कि मराठा आंदोलनकारी जो हैं, उन्होंने पूरे तरीके से किसी को नहीं छोड़ा। चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, किसी भी नेता का घर हो, कुछ हो, उन्हें सबको उन्होंने आग के हवाले किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि जो वादे अभी तक हमसे किए गए अलग अलग पार्टियों द्वारा, वो वादे अब तक पूरे क्यों नहीं किए गए, मराठाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक आग जल पड़ी है और वो आग अब आगे की तरफ बढ़ रही है। इस आग को शांत करने के लिए शिंदे सरकार क्या प्रयास करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र जल रहा है। और चलिए बात करते हैं केरल की, जहां पर सीरियल बम ब्लास्ट में अब मरने वालों का आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है और इन 3 मौतों के बाद अब वहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ये सारे दलों के साथ बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जो आरोपी है उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मास्टरमाइंड था इस विस्फोट का, उसकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। उसने फेसबुक लाइव भी किया था और इस लाइव के दौरान उसने अपनी तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी थी। इस पूरे मामले में धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन नामक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे यूएपीए विस्फोट अधिनियम और हत्या के आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया है। केरल धमाकों के कुछ घंटे बाद उसने त्रिशूल जिले के कोडकारा पुलिस स्टेशन में दावा करते हुए सरेंडर किया कि उसने ही कन्वेंशन सेंटर में बम लगाया था। इससे पहले फेसबुक लाइव करके उसने धमाकों के पीछे की वजह भी बताई। उसका दावा है कि वो भी ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन उसको उनकी विचारधारा पसंद नहीं है। उन्हें वो देश के लिए खतरा मानता है क्योंकि वो लोग देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। इसलिए उसने उनकी प्रार्थना सभा के दौरान
बम ब्लास्ट किया। इधर अगर बात की जाए तो इसी जांच के दौरान केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ केरल में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप यहां पर लगा है और केरल पुलिस ने यह एफआईआर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज की है। तो इससे बीजेपी को भी एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है और उस एफआईआर के बाद अब चर्चाएं हो रही हैं कि भाई केरल में जो हो रहा है उसके पीछे कौन है। दोस्तों, दिल्ली का शराब नीति घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब इसकी आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अब ईडी ने बुला लिया है। ईडी ने कह दिया कि भैया अब आप भी आइए हमारे दफ्तर 2 नवंबर को, जल्दी आइए और जल्दी बताइए कि शराब नीति के बारे में आपने क्या बातचीत की थी, मनीष सिसोदिया के साथ आपकी क्या बात हुई थी, संजय सिंह का इसमें क्या जिक्र था, क्या क्या भूमिकाएं रही हैं आप लोगों की। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को भी समन भेज दिया गया है और ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर पर बुलावा भेजा है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो शराब नीति घोटाले में ये आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। इधर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता इससे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और अब ये लोग मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं और ये लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ये तमाम आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग लगाते हुए नजर आए। उधर अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो पूरे तरीके से शराब घोटाले में लिप्त थी और अब एक एक करके इनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं और अब आप भुगत रहे हैं, तो बीजेपी को दोष मत दीजिए। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय बताएं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की आंच जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने बुलावा भेज दिया है, बोल दिया भैया आ जाइए दफ्तर और यहाँ पर आकर आप बता दीजिए कि क्या क्या आपने भी आपकी भूमिका इस पूरे नीति के दौरान शराब नीति में क्या कुछ रही। और अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल लगातार हमास को खत्म करने का प्रण लेकर मैदान में उतरा हुआ है और वो लगातार हमास के ठिकानों पर छापेमारी भी कर रहा है और वहां पर बमबारी भी कर रहा है और इस बमबारी में हमास के लोगों को पूरा तरीके से तबाह करता जा रहा है। ये वही हमास है जिसने पहले इजराइल पर आतंकी हमला किया, रॉकेट से हमला किया और उसके बाद जब इजराइल इसका जवाब देने आया है तो अब इजराइल छोड़ नहीं रहा है। इजराइल अब हमास को गाजा पट्टी में घुस घुस कर मार रहा है। 500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है इजराइल ने यहाँ पर हमास के। और अब आगे और बड़ा ऐलान और बड़ी तैयारी यहाँ पर चल रही है। जमीनी जो कार्रवाई है उसमें 2 मील से ज्यादा घुस चुका है, यानी कि पिछले 2 दशक में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गाजा पट्टी में वो इतना अंदर तक घुस आए। लेकिन फिलहाल इजराइल इतना अंदर तक घुस चुका है और हमास के 500 से ज्यादा ठिकानोों को तबाह कर दिया है। उधर खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने सीनियर हमास लीडर को भी मार गिराया है। नेतन्याहू ने यह कहा है कि सीज फायर सरेंडर करने जैसा है। इजराइल ने हमास के कब्जे से महिला सैनिक को भी अपनी छुड़ा लिया है। 25वां दिन हो चुका है इस जंग को और इसी जंग में इजरायली सेना ने झंडा भी फहरा दिया है। 2 शहर एरेज और नेतिव हसारा पर हमले का मास्टरमाइंड ये था, जिसे फिलहाल आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। दूसरी तरफ लगातार ये कार्रवाई चल रही है इजराइल द्वारा गाजा के खिलाफ, गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ, लेकिन इसमें आम लोगों की जान भी जा रही है और उन आम जानों के बारे में कौन फिक्र करेगा, उन मासूम लोगों के बारे में कौन फिक्र करेगा जो आम लोग चाहे इजराइल में मारे जा रहे हों, चाहे वो गाजा में मारे जा रहे हों। उन आम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधिकार ज़रूर होने चाहिए। उनका बचाव करने के लिए सरकारों को, पूरी दुनिया के बड़े नेताओं को पहल करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों के चक्कर में अगर आम लोग मारे जा रहे हैं तो ये भी मानवता के लिए किसी विध्वंस से कम नहीं है। फिलहाल न्यूज़ लाइव नाउ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।